नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में। दरअसल ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। और इसमें हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या हैं, कैसे हैं, कैसे कैसे दोनों के बीच में बंटवारा किया गया है, वो सब हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए और वो वाला लेक्चर देखिए, तब आपको ये वाला लेक्चर जो है ठीक से समझ में आएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम हंसराज कुमावत है। मैं जेआरएफ हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 2 यूपीएससी मेंस लिख चुका हूँ। मास्टर्स मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही है। बैचलर्स मेरा बिजनेस मैनेजमेंट से है और मैं अपने बैच का टॉपर रहा हूँ। और मुझे इस क्षेत्र में 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है पढ़ाते हुए और दूसरे सारे काम करते हुए। ये हो गया जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर पे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स से, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर्स में लेजिस्लेटिव पावर्स के भी के बारे में देख लिया था कि कैसे कैसे जो है वो डिवीजन किया गया है लेजिस्लेटिव पावर्स का। अब जो लेजिस्लेटिव पावर का हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को फॉलो करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप जो है उसी को वो फॉलो करते हैं भाई। जिस कानून को बनाने का, जिस सब्जेक्ट में जो कानून है उसको बनाने का अधिकार स्टेट के पास है, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने का भी काम स्टेट का है। पर देखिए, अगर सेंट्रल लॉ है वो बनाया भले ही पार्लियामेंट ने हो, मगर उसको एग्जीक्यूट करने का पावर या आप कहोगे जिम्मेदारी किसकी होती है, स्टेट्स की भी होती है ना। तो वहीं इसमें पढ़ेंगे। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से एक हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में बांट सकते हैं ना। जो हमने ऑलरेडी लिस्ट पढ़ी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जैसे जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन हुआ था ना, सेम वैसे वैसे ही इस एग्जीक्यूटिव पावर का भी डिवीजन होता है ना। यूनियन लिस्ट में क्या आ जाते हैं, वही यूनियन लिस्ट जो हमने पिछले इलेक्शन में पढ़ा था, ये आपको याद रखना है कौन से शेड्यूल में है। तो 7 शेड्यूल में ये सब दिया गया है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जितने सारे वो लेजिस्लेटिव पावर्स पे कानून बनाने का अधिकार यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट को था, सेम वही के वही एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड हो, फॉरेन अफेयर्स से हो, या एटॉमिक एनर्जी से हो, इनसे रिलेटेड जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो भी सेंटर के पास में ही होता है। जैसे कि जो भी एक्सटर्नल रिलेशंस बनाने का काम है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो सेंटर की जिम्मेदारी है ना। जैसे कि इंडिया और यूएस के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन हुआ, इंडिया रशिया के बीच में, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, किसी के बीच में आप देखो, तो वो किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, वो करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो मैनेज करे जाएंगे। ठीक है साहब। अब आ जाती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन से आगे जो क्षेत्रीय महत्व के जो भी मुद्दे होते हैं, जो रीजनल इंपॉर्टेंस के जो भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको डाला गया स्टेट लिस्ट में। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, है ना। तो अब स्टेट लिस्ट में जैसे कि आ गया पुलिस, तो पुलिस जो है वो ये किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की। पब्लिक हेल्थ किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की। एग्रीकल्चर किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की, है ना। तो उनकी बाउंड्रीज में जैसे मान लीजिए यूपी है, तो यूपी पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो वहाँ पर उस राज्य में जिम्मेदारी किसी की होगी, यूपी सरकार की होगी। वहाँ की एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी किसकी होगी, यूपी सरकार की होगी। समझ रहे बात आप। हाँ, तो ऐसे ही होता है। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट है, वो वहाँ की एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर जो भी पॉलिसीज बनाती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होगा, पंजाब गवर्नमेंट का। अगर बात है यूपी की तो यूपी गवर्नमेंट, राजस्थान की है तो राजस्थान गवर्नमेंट। समझ में आ रही है आपको बात। ठीक है, अब आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब इसे कहते हैं हिंदी में समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब इसमें स्टेट भी बना सकता है कानून और सेंटर भी बना सकता है। अगर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो मेनली जो है किसके पास होंगी, यहाँ पर स्टेट्स के पास होती है। यानी कानून तो बना देगी पार्लियामेंट भी, मगर उसे लागू करने का अधिकार, या आप कहोगे पावर्स किसके पास होती है, तो उसे लागू करने की पावर होती है स्टेट के पास में। जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के कानून है, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इससे रिलेटेड जो एक्ट है। अब यहाँ पर कानून तो बना दिया, सेंटर ने भी बना दिया, है ना। जैसे कि एयर एक्ट है अपने यहाँ, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, ये सब एक्ट अपने यहाँ बनाए गए। अब ये एक्ट तो सेंटर ने बना दिए, बट अब इनको एग्जीक्यूट करने की और पावर किसके पास है, स्टेट्स के पास है। कोई अगर कार्रवाई करनी होगी तो कौन करेगा, स्टेट्स उसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना। अब अगर ऐसा हो और कोई कानून जो है वो
स्ट्रिक्ट कानून अगर एनफोर्स करवाना है तो फिर वो सेंटर भी करवा सकता है अपनी एजेंसीज के माध्यम से, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर ही जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिवीजन है या एग्जीक्यूटिव जो रिलेशंस है उसके अंदर ही माफ कीजिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है उसके अंदर ही अगला टॉपिक आता है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर। तो स्टेट का कुछ सेंटर के प्रति ऑब्लिगेशन होगा, कुछ सेंटर का स्टेट के प्रति ऑब्लिगेशन होगा। तो क्या वो ऑब्लिगेशन है वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टेट जो है उसका एग्जीक्यूटिव पावर वो इस प्रकार से वो अपने पावर्स का एक्सरसाइज करेगा कि वो सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आए, यानी वो अपने पावर्स का इस्तेमाल इस प्रकार से करेगा कि वो सेंटर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर यूनियन चलेगा कैसे, है ना। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल ऐसे करे कि वो सेंटर के साथ कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। अब ऐसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट में आता भी है, तो कॉन्फ्लिक्ट में जब आता है तो मामला कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता ही करता है ना। जैसे कि कोई स्टेट है वो लॉ बना दिया, ऐसा लॉ बना दिया जो जीएसटी बनाया गया 2017 में, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 101st अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू बनाया गया जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। और ये कैसा हुआ था, 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स वाला। यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में और हाफ स्टेट जो है वो कहाँ पर, सिंपल मेजोरिटी से। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे कैसे होते हैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको। तो ये जैसे अब याद रखने का तरीका कहते हैं सर पढ़े कैसे याद कैसे रखें, तो ऐसे रखते हैं याद। जैसे ही हमें यहाँ जीएसटी याद आया तो जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए कि 101st है, ठीक है साहब। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो 2/3 स्पेशल मेजोरिटी प्लस सिंपल मेजोरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ऐसा ये हुआ। तो अगर जीएसटी एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने, बना दिया साहब, अब जो भी स्टेट्स हैं उनको जो अगर टैक्सेशन से रिलेटेड वो कोई कानून बनाएंगे तो वो कानून जो है वो पार्लियामेंट के बनाए कानून के, आप कहो कि उसके जैसे ही होना चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज, आप कहो कि उसको उसके कॉन्फ्लिक्ट में वो आना नहीं चाहिए, है ना। उसका पूरक वो होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री उसका होना चाहिए, ना कि उसके कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा आ जाए, है ना। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, है ना। तो ये अगर ऐसा हो, अगर स्टेट ऐसा करे तो जो है वो स्टेट लॉज जो है उनको ओवरराइड कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा। ठीक है जी। जैसे कि स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन का एग्जांपल अगर हम देखें तो सेंटर ने मान लीजिए कोई लॉ बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, है ना। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए अपने पास है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अपने पास है, बना दिया साहब। अब यहाँ पर स्टेट्स की जिम्मेदारी रखी गई है कि भैया आपको ये वाला काम करना है, और कोई स्टेट जो है वो रिफ्यूज़ कर दे कि हम तो भाई ये जो एक्ट है इसके एक्ट को इसकी पालना नहीं करेंगे, कंप्लायंस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एक्शन लिए जाएंगे सेंटर के द्वारा, है ना, स्टेट्स के ऊपर। नहीं भैया आपको इसको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो ये ऑब्लिगेशन हुआ किसका, स्टेट का, कि जो सेंटर ने एक्ट बनाया है, कोई लॉ बनाया है, कोई कानून बनाया है, तो आपको ऐसा कानून बनाना है कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट्री हो, उसको कॉम्प्लीमेंट करे, ऐसा नहीं कि वो उसके कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। तो ये ऑब्लिगेशन है स्टेट का। ये ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया उसका दायित्व है कि वो ऐसा करे ही, ठीक है साहब। फिर है अब सेंटर्स डिस्क्रिप्शन टू डायरेक्शंस टू स्टेट्स। अब सेंटर जो है वो टाइम टाइम पे स्टेट्स को डायरेक्शंस भी देता रहता है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। आपने देखा नहीं, न्यूज़ में आता रहा कि जो है वो सेंटर स्टेट्स को कहता है कि भाई आपको ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, है, आपको जो है वो ऋण माफ़ी नहीं करनी चाहिए, है ना। लोन माफ़ी कर देते हैं, वो लोन माफ़ी जो आपको नहीं करनी चाहिए, बिजली का बिल माफ़ कर देते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है ना सेंटर कभी भी, है ना। तो वो डायरेक्शंस दे सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो गया, ट्राइबल वेलफेयर के लिए भी दे सकता है कि भाई जो भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, कैसा भी कम्युनिकेशन हो, उसको बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट्स की। भाई रेलवे है, हाँ, ये मान लीजिए अपना इंडिया है ना, तो ये रेलवे लाइन यहाँ से जा रही है। अब ये रेलवे लाइन तो बहुत सारे स्टेट्स में से जा रही है, मतलब है तो ये सेंटर की, रेलवे किसकी है, सेंटर की। तो स्टेट्स में से जा रही है तो स्टेट कह देने में हम तो यहाँ पर तोड़ फोड़ मचा देंगे, ऐसा कर देंगे, तो नहीं, ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है। सेंटर जो है उनको डायरेक्शन देगा कि भैया आप
आपके स्टेट में से होकर जो भी रेलवे लाइन गुजर रही है उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड भी जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। ट्राइबल मिनिस्टर होता है ना सेंटर में, है ना, तो वो ट्राइबल मिनिस्टर की ओर से जो है वो जाता रहता है स्टेट्स को कि भैया जिस जिस स्टेट में ट्राइबल है अच्छी खासी मात्रा में, तो वहाँ पर उनको जो है स्पेसिफिक वहाँ पर जाते रहते हैं डायरेक्शन, या आपको इन ट्राइबल्स के लिए जो इनके वेलफेयर के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको उनके उत्थान के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को बोल सकता है कि आप जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे बनवाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के रखिए जो कि नेशनल डिफेंस के लिए ज़रूरी हो, है ना। जो बॉर्डर वाले है जैसे कि यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है ना, यहाँ पर देखिए कि पंजाब है, इनको बोल सकता है कि भाई बॉर्डर के पास में आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखिए जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा डायरेक्शन स्टेट को दिया जा सकता है सेंटर के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल्स में इसीलिए भर भर के लेके आया हूँ, आपको एग्जाम्पल्स ही काम आएंगे समझने के लिए। जैसे सेंटर ने डायरेक्टिव दिया था तमिलनाडु को, किसके लिए? रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट डिफेंस एरियाज है उनको जोड़ दे, है ना। तो तमिलनाडु को सेंटर ने ये दिया कि भैया जो भी डिफेंस इंपॉर्टेंट डिफेंस एरिया है ना, जैसे चेन्नई वगैरह में जो अपनी नेवी है उसका हेडक्वार्टर वगैरह है, जो रीजनल हेडक्वार्टर वगैरह है, तो इनको जोड़ने के लिए आप जो है यहाँ पर रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा के रखो, है ना। जो इंसर्जेंसी वाले एरिया हैं, है ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, और जहाँ पर लेफ्ट विंग टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना, माओवादी और ये जो क्षेत्र है, खासतौर से ये वाला बेल्ट है यहाँ पर कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला, तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है खूब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला जो है ये एरिया है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर जो है वो देता रहेगा टाइम टाइम पे डायरेक्शंस की भैया आप इसकी जो है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को ये डायरेक्टिव्स जाते रहते हैं कि भैया एडिशनल प्रोटेक्शन जो आपको देना पड़ेगा रेल लाइंस वगैरह को, क्योंकि अगर आतंकवादियों को मौका मिला तो वो पूरा रेलवे ब्रिज उड़ा देंगे, है ना। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह हैं उनको करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हो गया, उनको सेंटर के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती है, माफ़ कीजिएगा, जो डायरेक्शंस दी जाते हैं, ये सब एग्जांपल्स हो गए सेंटर के जो है डायरेक्शन के, कि सेंटर किस प्रकार से डायरेक्शन देता रहेगा स्टेट्स को, ठीक है। फिर है कुछ म्यूचुअल डेलीगेशन भी होता है फंक्शन का, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शन जो है केंद्र सरकार के वो दे दिए जाएंगे स्टेट को, और कुछ है स्टेट के वो दे दिए जाएंगे केंद्र सरकार को। एक मिनट पानी पी लूं। तो ऐसा जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है उनको म्यूचुअली डेलीगेट किया जा सकता है सेंटर और स्टेट के द्वारा एक दूसरे को, है ना। कुछ कंडीशन उसमें रखी जाती है, जैसे सेंटर जो है वो नेशनल कोई भी प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर स्टेट्स को कह सकता है कि भाई आप ये करो। जैसे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए जो है स्टेट जो है सेंटर जो है वो स्टेट को कह सकता है कि भैया आप जो है ये वाला काम करो। अगर स्टेट जो है वो इसके लिए मान जाता है तो फिर जो है स्टेट और सेंटर दोनों की वो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आपने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का नाम सुना होगा, है ना, जिसमें 60-40 90-10 का रेशियो दिया होता है। अगर आपने पढ़ा करंट अफेयर में तो आपको आता है, पता होगा कि किस प्रकार, जैसे कि आयुष्मान योजना ले लो आप, तो आयुष्मान योजना है, तो ये क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें 60+40 का रेशियो है। स्टेट जो है वो 40 देगा, सेंटर देगा वो 60% उसका जितना भी खर्चा आएगा उतना देगा। तो अगर स्टेट अब राजी हो गया आयुष्मान योजना के लिए तो फिर जो है वो दोनों मिलके वो वाला वो ये योजना चलाएंगे। जैसे मान लो कुछ स्टेट जो है वो एग्री नहीं भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है वो एग्री नहीं होता, दिल्ली जो है वो भी एग्री नहीं होता कि हम आयुष्मान योजना नहीं चलाएंगे, हमारे यहाँ इससे बढ़िया योजना ऑलरेडी चल रही है, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, स्टेट जो है वो भी सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो उनको दे दिया जाए, है ना। जैसे कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एक वाला एरिया है, कोई स्पेसिफिक क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, और सेंटर स्टेट्स के पास जो है इतने रिसोर्स और कैपेसिटी नहीं है, तो स्टेट्स क्या करेंगे, सेंटर को कह देंगे कि महाराज यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, हमसे नहीं समझ आ रहा, तो एक काम करो आप यहाँ आ जाओ। जैसे कि आप कहो मान लीजिए जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, उस नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी इंसर्जेंसी वगैरह है। अब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं संभल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंटर को रिक्वेस्ट करेगी कि हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज आप भेज दो साहब, इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी है, ये हमसे नहीं हो रहा। तो सेंटर क्या करेगा, वहाँ पर अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज भेज देगा और वहाँ पर जाके हेल्प करेगा किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये
जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट की, मगर इसको निभा कौन रहा है? किसको डेलीगेट कर दिया? सेंटर को डेलीगेट कर दिया। तो ऐसा भी किया जाता है ना। जैसे डेलीगेशन ऑफ द फंक्शन इज सीन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा। तो मनरेगा में जो है यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ फंक्शन देखा गया है ना। सेंटर जो है वो अलोकेट कर देता है फंड्स, भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको फंड्स दे देगा सेंटर, और सेंटर जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं प्रोजेक्ट को, कि मनरेगा में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कहाँ पर जो है वो मजदूरों को, वो जो है मनरेगा वाले मजदूर उनको कहाँ कहाँ काम करवाना है, ये सारा काम कौन है? स्टेट देखेगा। और पैसे कौन देगा? सेंटर देता है। इसमें पैसे कौन देता है? सेंटर मनरेगा के पैसे देता है। तो ये म्यूचुअल डेलीगेशन हो गया कि नहीं हो गया पावर्स का, है ना। तो ये म्यूचुअल डेलीगेशन कर लेते हैं फंक्शंस का। सेंटर को कुछ स्टेट को दे देता है और कुछ स्टेट जो है वो सेंटर को भी दे देते हैं। तो ये एग्जांपल्स मैं आपके लिए लाया हूँ भर भर के, तो एग्जांपल्स आपको याद रख लें, है ना। अब सेंटर और स्टेट के बीच में कहीं कहीं पर कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। क्यों कोऑपरेशन है? कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाने के लिए कोऑपरेशन ज़्यादा जरूरी है। माफ कीजिएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाने के लिए, यानी सहकारी संघवाद, माफ कीजिएगा, तो सहकारी संघवाद बनाने के लिए, फेडरलिज्म बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कोऑपरेशन बिल्कुल इनके बीच में होना ही होना चाहिए। और ये कोऑपरेशन के लिए जो है बहुत सारे मैकेनिज्म यहाँ पर अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जैसे एक तो आर्टिकल 263 में 263 में इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अंतरराज्यीय परिषद। इस इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में इस आर्टिकल 263 में दिया गया है ना। देखिए आपको याद रखना, एक होता है इंटर स्टेट काउंसिल, एक होता है जोनल काउंसिल। इनको क्या कहते हैं हिंदी में? क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें, दोनों में अंतर है ना। तो यह इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 263 के अंदर दिया गया है कि भैया आपको याद कैसे रखोगे? 2 या 6, 2 6 जा 2 3 जा 6, ऐसे याद रखना है। 263 आर्टिकल में दिया गया है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग फिर 1990s में आके जो है 1990 में आके फर्स्ट टाइम जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई। इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है कि भाई यहाँ पर स्टेट भी आके सारे बैठते हैं, सेंटर भी बैठते हैं, और सारे मिलकर डिस्कस करते हैं, भाई देखिए हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ये समस्या है, हमारे यहाँ समस्या है, और उस समस्या को फिर ये सुलझाते हैं। तो स्टेट और सेंटर दोनों में यहाँ पर सहयोग बना रहता है। ये वाला काम यहाँ पर होता है। जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं उनको यहाँ पर बैठ के सेंट्रल स्टेट में डिस्कस यहाँ पर किया जाता है। कौन चेयर करता है इसको? तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाया जो है वो ऑलरेडी बनाया गया। तो चेयर कौन करते हैं इसे? प्राइम मिनिस्टर, पीएम करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। इसमें सारे स्टेट जो है उनके चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं। आगे जब और हम पढ़ेंगे तो इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह के बारे में और आराम से अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से कौन से मुद्दे निपटाए गए हैं। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, कर्नाटका तमिलनाडु, यहाँ पर पांडिचेरी भी है ना, केरल भी है, इनके बीच में जो मुद्दा चल रहा है, तो उसे निपटाने के लिए यहाँ पर जो है इसका उपयोग किया गया है। फिर क्या है? वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं अपने यहाँ। क्या बनाए गए हैं? वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी यहाँ पर अपने यहाँ बनाए गए हैं। कि मान लीजिए 2 स्टेट हैं, है ना, ये मान लीजिए अपने 2 स्टेट हैं, यहाँ पर है कर्नाटका, है ना, यहाँ पर है केरल, और ये इधर तमिलनाडु वगैरह है। तो क्या है, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, और ये चली जाती है यहाँ पर। तो ये कर्नाटक, ये यहाँ तमिलनाडु, और ये केरला वगैरह, ये लड़ते रहते हैं। यहाँ पांडिचेरी भी है, ये सब लड़ते रहते हैं कि भैया नहीं हमारे यहाँ पानी कम आता है, ये कर्नाटक ज़्यादा पानी खा जाता है, ये तमिलनाडु ज़्यादा पानी खा जाता है। तो इस पानी की समस्या से निपटने के लिए भी क्या है, यहाँ पर अपने यहाँ वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, ताकि वो ट्रिब्यूनल जो है इसको कैसे वाटर शेयरिंग होगी उसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दिया गया, जिसमें कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है ना। फिर इस प्रकार से अगर देखें तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बनाया दिया गया है ना। या महादाई रिवर है, कहाँ? गोवा में, वहाँ भी जो है बना दिया गया है। तो ये सब वाटर ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता है। तो सेंटर और स्टेट की कोऑपरेशन के एग्जांपल आपको देने हैं, तो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, है ना, और इंटर स्टेट काउंसिल का आप दे सकते हो, जोनल काउंसिल का एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो, है ना। और क्या है,
कोऑपरेशन में ऑल इंडिया सर्विसेज भी यहाँ पर है। ऑल इंडिया सर्विसेज मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज अपने यहाँ हैं जिसकी हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं। ठीक है, एक IAS है, एक IPS, एक है IFS, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट सर्विस। आज़ादी के टाइम पर IAS और IPS थी, इसको बाद में 1962 में शायद इसको जोड़ा गया था, है ना। ठीक है साहब, तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये भी सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन का ही एक एग्जाम्पल है। और ये ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब हो गया कि ये जो है सेंटर और स्टेट दोनों में काम करती हैं। भाई इनको रिक्रूट कौन करता है? सेंटर। फाइनली इनको निकाल कौन सकता है? सेंटर। मगर ये काम कहाँ करती है? स्टेट्स में काम करती है ना। आपकी नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर वाले से, ठप्पा लगा होगा उसने, आपको निकालेगा कौन? राष्ट्रपति ही निकालेगा। समझ रहे हैं बात? आर्टिकल 311 में ऐसा लिखा गया है कि जो इनकी नियुक्ति करता है उनसे नीचे का अधिकारी इनको हटा नहीं सकता। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हटाएगा कौन? उससे नीचे का तो कोई है ही नहीं, सबसे ऊंचा तो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, है ना। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज भी है जिनके ऑफिसर जो है वो स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों में काम करते हैं। सेंटर में डेपुटेशन पे आते हैं और ये काम करते हैं, है ना। तो ये भी सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव रिलेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल है ना। ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS ऑफिसर हो गया, है ना, वो स्टेट और सेंटर दोनों में काम करते हैं। सेंटर में जैसे कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वहाँ पर आपके काम कर सकते हैं, और स्टेट में तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह बनते हैं, वो स्टेट में बनते हैं, है ना। और इंडियन पुलिस सर्विस है, उनको जैसे CBI है, CBI में कौन होता है? यही है कौन? IPS ऑफिसर इसी बैठते हैं। तो ऐसे जगह पर जो सेंटर डेपुटेशन में आके काम करते हैं, और बाकी नॉर्मली ये काम कहाँ पर करते हैं? ये करते हैं स्टेट्स में जाके। फिर अगर आप देखें ये IPS ऑफिसर ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उनके हेड जो होते हैं वो IPS ऑफिसर्स ही होते हैं। ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई। अब पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हो गया? एक तो UPSC हो गया जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, एक स्टेट PCS होता है ना, स्टेट PSC, जैसे UPPSC हो गया, है ना। तो ये यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशंस भी है जहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में कोऑपरेशन देखने को यहाँ पर मिलता है। और स्टेट में के लिए स्टेट PCS होते हैं, यूनियन के लिए UPSC होता है, और कहीं कहीं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहाँ वो भी, उसका भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कि 2 स्टेट मिलकर कहते हैं कि भैया हमें तो एक ही स्टेट पब्लिक कमीशन चाहिए, वही हमारे दोनों के बीच में रिक्रूटमेंट कर लेगा। तो ऐसा भी प्रावधान है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी अपने यहाँ प्रोविजन किया गया है ना। UPSC जैसे कि एग्जाम्पल, ये एग्जाम कराता है IAS IPS वगैरह के हो गए, है ना। और स्टेट जो PCSC होते हैं हो गया, जैसे UPPSC हो गया, RPSC हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, है ना। और अगर हम देखें तो जॉइंट स्टेट पब्लिक कमीशन का भी एग्जाम्पल है, जैसे JSPSC यानी कि आसाम और नागालैंड के लिए ये JSPSC जो है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो है वो आसाम और नागालैंड के लिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट जो है वो वहाँ पर किया जाता है। अगर स्टेट जो है रिक्वेस्ट करे सेंटर से तो फिर सेंटर बना देगा क्या? जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना देता है। तो ये हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इंडिया में, ये भी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का ही एक पार्ट है ना। अपने यहाँ क्या होता है देखिए, सबसे ऊपर अपने यहाँ होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे होते हैं हाई कोर्ट। नीचे कहने का मतलब क्या है? इनकी अपील यहाँ की जाती है। अब हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, और हर स्टेट मतलब मैक्सिमम स्टेट में अपने यहाँ है ही है। 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है ना। फिर क्या हो गया? यहाँ पर स्टेट्स, ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे यहाँ पर लोअर कोर्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? लोअर कोर्ट्स भी होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह ये सब हो जाते हैं, मुंसिफ अदालतें वगैरह ये सब, और नीचे के कोर्ट्स भी यहाँ पर होते हैं। तो ये पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड अपने यहाँ जुडिशियरी है। अमेरिका में क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी नहीं है, वहाँ हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट होता है जो फेडरल मामलों को ही सुनता है, स्टेट के मामलों को नहीं सुनता है। अपने क्या है? हाई कोर्ट में भी आप स्टेट के मामलों को ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाओ, कहीं पर भी आप ले जा सकते हो। लोअर कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं किया जा सकता है ना। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम अपने यहाँ है, स्टेट में भी वही काम करता है, सेंटर में भी वही काम करता है ना। सेंटर के मामले भी सुनेगा, स्टेट के मामले भी सुनेगा। ठीक है, भले अपने यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो सही है, साथ ही साथ अपने फेडरल गवर्नमेंट है, पर फिर भी अपने यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया गया है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था फेडरलिज्म वाला सिस्टम जो चैप्टर, तब भी मैंने आपको ये वाली बात बताई है ना। तो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है ना, कि सेंटर एक तरफ है वर्सेस स्टेट, एक स्टेट अलग तरफ है, या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ सेंटर हो और एक तरफ बहुत सारे स्टेट्स हों, या एक तरफ कुछ स्टेट्स एक तरफ हों वर्सेस कुछ स्टेट एक तरफ हों, ऐसा हो जाता है मामले। तो इन मामलों को जो है वो कौन सुनता है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है। इन मामलों को हाई कोर्ट वगैरह नहीं सुनता। हाई कोर्ट्स किनको सुनते हैं, तो स्टेट और नेशनल इश्यूज को ये सुनते हैं, है ना, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट किसको सुनता है, दिल्ली स्टेट लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ दोनों के बारे में कोई भी अगर कानून हुआ तो उनको ये उनकी सुनवाई ये करते हैं, ठीक है ना। खास तौर से हाई कोर्ट्स वगैरह जो वो अधिकारिता वाले जो है कि विवाह हो गया, तलाक हो गया, किसकी संपत्ति किसके नाम है, ऐसे मामलों को ज़्यादा सुनते हैं। अब वहाँ पर भी हमने इमरजेंसी में रिलेशंस देखे थे कि किस प्रकार से लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है वो चेंज हो जाते हैं जब भी इमरजेंसी लगती है। तो ऐसे ही एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी चेंज हो जाते हैं जब अपने यहाँ इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी हो सकती है आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंट रूल हो सकता है आर्टिकल 356 में, और फाइनेंशियल हो सकती है आर्टिकल 360 के अंदर, है ना। अपने यहाँ याद रखना एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, बाकी सारी बहुत बार लगी है। मतलब ये प्रेसिडेंट रूल तो बहुत भी बार लगा है, नेशनल इमरजेंसी भी अपने यहाँ लगी है ना, 3 बार लगी है। फिर है नेशनल इमरजेंसी में कैसे बदल जाएगा कि सेंटर जो है उस सारे के सारे पावर्स आ जाते हैं सेंटर के पास में, स्टेट्स के सारे पावर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे पावर जो है वो स्टेट के पास सेंटर के पास चले जाते हैं। फेडरल से जो है वो अपने यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो बन जाता है, यूनिटरी गवर्नमेंट के रूप में काम करने लग जाता है। जैसे कि 1975 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी, सबसे बदनाम इमरजेंसी अपने देश की, तो यहाँ पर सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अंडर में आ गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। फिर है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है आर्टिकल 356 में। कैसे कैसे प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, क्या इनके प्रोविजंस होते हैं, कैसे लगाया जाएगा, क्या क्या होता है, ये जब हम इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये आपको जानना है कि रिलेशंस कैसे इमरजेंसी में होते हैं, है ना। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में इमरजेंसी लगा दी गई थी, है ना, और उत्तराखंड में 2016 में इमरजेंसी लगा दी गई थी, है ना। तो ये आपको एग्जांपल्स देखते रहने हैं, न्यूज़ वगैरह आपको देखते रहने करंट अफेयर पर ध्यान देना है। पॉलिटिकल न्यूज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, कौन जीता कौन हारा, है ना, मगर किसकी सरकार गिरी उससे भी हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, पर हमें एग्जाम्पल के लिए याद रखना कि हाँ जी 2016 में जो है सरकार वहाँ पर गिरा दी गई थी, ऐसा हुआ था, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा दिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे रिवोक कर दिया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, गलत तरीके से लगाया गया है ये, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर के पास सारे पावर्स आ जाते हैं, स्टेट्स जो है वो किसको सैलरी देंगे नहीं देंगे, सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं और सेंटर को दे दिए जाते हैं। सेंटर डिसाइड करेगा किसको सैलरी देनी है किसको नहीं देनी है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट की सैलरी भी काटी जा सकती है ना। जैसे कि 1991 में अपने यहाँ क्राइसिस आई थी, है ना ऐसी, पर इमरजेंसी जो है अपने यहाँ नहीं लगाई गई थी, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस बनाए रखें, एग्जीक्यूटिव रिलेशन। जैसे एक तो है नीति आयोग, कब बनाया गया, तो 2015 में बनाया गया। किसकी जगह बनाया गया, तो योजना आयोग की जगह बनाया, किसकी जगह, योजना आयोग की जगह बनाया गया था। और ये किसका एग्जाम्पल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है ना, क्योंकि वहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों आकर एक जगह बैठ के बातें करते हैं। फिर है जोनल काउंसिल। तो मैंने अभी जब इंटर स्टेट काउंसिल बता रहा था मैं, तब अपने यहाँ मैंने बताया था आपको जोनल काउंसिल है ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो अपना यहाँ था ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, है ना, इसके अंतर बनाई गई थी अपने यहाँ 5, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंटर, ये जोनल काउंसिल बनाएगी। फिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट 1971 के माध्यम से एक और जोनल काउंसिल एक्ट अपने यहाँ बनाई गई है ना। अगर आपसे पूछे जोनल काउंसिल कितनी है, तो 5 है, क्योंकि ये वाली जो है इसको नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल के नाम से अलग से बनाया गया है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 5 ही बनाई गई है, वैसे टोटल तो अपने यहाँ कितनी है, 6 है ना। सदन हो गई, जिसमें है तमिलनाडु केरला कर्नाटक आंध्र प्रदेश हो गई, है ना, इस प्रकार से। फिर है चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, हर यहाँ पर एनुअल मीटिंग होती है जहाँ पर सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर आते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर फिर उसको हेड करते हैं और सब मिलके जो भी मुद्दे हैं स्टेट्स के बीच में और जो रीजनल मुद्दे हैं उनको बैठ के यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ऐसे ही होम मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। एसएससी चीफ सेक्रेटरी होते हैं ना, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव होते हैं राज्यों के, उनकी भी बैठक होती है ना, उन सब की बैठकें यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस हो गई
जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन जो है उनको बनाए रखने के लिए जरूरी है, एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप के लिए ये जरूरी है। ये हो गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। तो ये आज का हो गया अपना लेक्चर, है ना। क्या क्या पढ़ लिया आज हमने? आज हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स का। तो वही यूनियन स्टेट और माफ कीजिएगा वही यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन पे जो है वो एग्जीक्यूट करने का पावर किसके पास है? यूनियन के पास है ना। मगर जो है कुछ मामलों में यूनियन की जो है वो डेलीगेट की जा सकती है स्टेट्स को भी। स्टेट लिस्ट में जो है मामले हैं उनके ऊपर स्टेट देखता है, हालांकि वो हेल्प ले सकता है सेंटर की भी। और कंकरेंट लिस्ट में जो है वो मामले हो सकता है कि कानून बनाया है वो सेंटर ने, मगर उसे एग्जीक्यूट करने का अधिकार किसके पास होता है? पावर किसके पास होता है? स्टेट्स के पास होता है। तो स्टेट्स और सेंटर की एक दूसरे के टूवर्ड जो है कुछ ऑब्लिगेशन होती है ना। जैसा कि भाई अगर रेलवे लाइन गुजरी है, कम्युनिकेशंस लाइन है, तो उनको सिक्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट्स की जिम्मेदारी है, ऐसा जिम्मेदारी उन्हें। और स्टेट में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, आतंकवाद से सुरक्षा करे, ये जिम्मेदारी किसकी है? सेंटर की जिम्मेदारी है कि स्टेट में अगर ऐसा कुछ आतंकवादी वगैरह गतिविधियां होती है तो उनसे रक्षा करेगा सेंटर, स्टेट की, है ना। फिर सेंटर्स के कुछ डायरेक्शंस भी होते हैं स्टेट्स को, है ना, कि भैया ये जो है आप मितव्ययता बनाए रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे प्रोटेक्शन वाली सारी। फिर म्यूचुअल डेलीगेशंस भी होता है, स्टेट्स जो है वो सेंटर को डेलीगेट कर देते हैं, सेंटर जो है स्टेट को डेलीगेट कर देता है। फिर कोऑपरेशन के लिए यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल है, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज अपने पास है, पब्लिक सर्विसेज कमीशन भी है, यूपीएससी है अपने पास, स्टेट पीसीएस है, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हैं। फिर अपने पास एकीकृत जुडिशियल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की हेल्प मदद से। और अपने यहाँ इमरजेंसी में कैसे कैसे जो है वो रिलेशंस बदल जाते हैं ये भी हमने देख लिया। एक्स्ट्रा जुडिशियल माफ कीजिएगा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी हैं सेंटर और स्टेट के बीच में एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, जिसमें नीति आयोग एग्जाम्पल है, जनरल काउंसिल एग्जाम्पल है, चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो गया, चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हो गया, होम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो गई, ये सब का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब आपने देख लिया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बाकी रही कि सर आपने डिटेल में इनको नहीं बताया, तो डिटेल में जैसे इमरजेंसी वाला चैप्टर आएगा तो इमरजेंसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ ये इमरजेंसी में ऐसे ऐसे रिलेशन हो जाते हैं। चलिए जी, आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा दोस्त हों तो आप चैनल को अवश्य रिकमेंड करें, शेयर करें। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।